दोस्तों, इंसान कभी भी अपने घर की सफाई करना नहीं भूलता, गाड़ी की सर्विस करवाना भी नहीं भूलता, यहाँ तक कि अपने जूतों तक की सफाई करना नहीं भूलता। लेकिन अपने शरीर की सफाई वो कब करता है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम नहाते धोते तो रोज हैं, तो सफाई तो हो ही जाती है। तो मेरे भाई, मैं बाहर की सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भीतर की सफाई की बात कर रहा हूँ, पेट की सफाई की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 99% बीमारियां पेट से पैदा होती हैं। चलिए पहले यह समझ लेते हैं कि हमारे पेट से बीमारियां पैदा कैसे होती हैं, और तभी हम समझ पाएंगे कि फिर पेट को साफ कैसे करना है। दोस्तों, आप बहुत से ऐसे लोगों से मिलते होंगे, देखते होंगे, जानते होंगे जो अपनी बीमारियों के कारण दुखी हैं। डॉक्टर के पास उनका रोज का आना जाना लगा रहता है, उनका जीवन दवाइयों के सहारे चलने लगता है। और यह भी हकीकत है कि उन दवाइयों से उन्हें कुछ देर के लिए तो आराम हो जाता है, लेकिन बीमारी जड़ से कभी जाती नहीं है। और जैसे ही वह दवाई लेना बंद कर देते हैं तो वो फिर दर्द से परेशान होने लगते हैं। कितने लोगों को आप देखे होंगे, और आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे, किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी के गले में दर्द होता है, किसी के पैर में दर्द होता है, तो कोई डायबिटीज से परेशान है, किसी का लीवर खराब है, तो किसी को पथरी है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिस तरह एक बीज से पेड़ बनता है, उसी तरह हमारे पेट में जमा गंदगी से ही इन सारी बीमारियों का जन्म होता है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि फल और कच्ची सब्जियों को पचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। वहीं अगर अनाज की बात करें तो अनाज को पचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मीट या मछली की, तो उसको पचने में 16 से 20 घंटे लग जाते हैं। अब जो हम खाते हैं वह किस तरह से गंदगी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है, यह बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। यह समझोगे तभी यह समझ पाओगे कि इस गंदगी को बाहर कैसे निकालना है। तो चलिए इसे मैं आपको आसान तरीके से एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से जाते हैं। रास्ते में गाड़ी सड़क पर चलती है और कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद सामने कीचड़ आ जाता है। अब जब कीचड़ में से गाड़ी होकर निकलेगी तो उसके टायर पर कीचड़ लगेगा, उसका टायर गंदा होगा। अब वह कीचड़ कुछ दूर बाद तो खत्म हो गया और आप फिर से सड़क पर आ गए। अब फिर से जब गाड़ी सड़क पर चलने लगेगी तो हो सकता है उसका कीचड़ हट जाए, लेकिन वह कीचड़ पूरी तरह से साफ नहीं होता, बस ऊपर से थोड़ा साफ हो जाएगा। आप किसी चीज से भी साफ करेंगे तो भी ऊपर से ही साफ होगा, क्योंकि टायर में लेयर्स बनी होती है, उसमें स्पेस बना होता है, एक जगह बनी होती है और उसमें मिट्टी फंसी रहती है। कीचड़ भी उसी में फंसा रहता है, तो ऊपर से साफ करने से वो ऊपर से साफ होता है। उस टायर को पूरी तरह से साफ करने के लिए आपको तेज प्रेशर से उस पर पानी डालना होगा, तब उस बीच वाले स्पेस में से वह मिट्टी निकलकर बाहर आएगी। लेकिन तेज प्रेशर से अगर आप उस पर पानी नहीं मारते हैं तो मिट्टी सालों तक उसमें फंसी रहती है और टायर यूं ही चलता रहता है। उसी तरह जब हम कोई खाना खाते हैं तो पहले खाना हमारे मुंह में आता है, मुंह में हम उसे चबाते हैं, फिर वह हमारे पेट में पहुंचता है, जहां पर हमारी इंटेस्टाइन उसमें से रस लेती है। उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे खींच लेती है, उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है, जहां से वह अपने रास्ते से बाहर आ जाता है। लेकिन हर प्रकार के खाने को पचाने में अलग अलग समय लगता है, तो इससे पहले कि वो खाना पच पाता, इंटेस्टाइन उससे जरूरी न्यूट्रिएंट्स निकाल पाती, उससे पहले ही हम कुछ और खा लेते हैं। अब वो अभी तो जाएगा, अब वो खाना जो हमने अभी खाया है वो भी इसी रास्ते से वहीं पर पहुंचेगा। तो अब जो खाना पहले से हमारे पेट में पड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से हजम भी नहीं हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो अभी उस पर प्रेशर लगेगा। किसका? जो खाना हमने अभी खाया उसका, क्योंकि वह भी तो उसी रास्ते से आगे जाने वाला है और आगे तो जाम लगा पड़ा है। तो ये खाना उसको धक्का मारेगा और वो पुराना खाना बिना पूरी तरह से डाइजेस्ट हुए आगे निकल जाएगा।
लेकिन जब ये हाफ डाइजेस्ट खाना बिना पूरी तरह से हजम हुए आगे बढ़ जाता है तो ये पीछे छोड़ जाता है बैक्टीरिया के भंडार। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं और यह बैक्टीरिया हमारे पेट की जो इनर वॉल होती है उसमें चिपक जाते हैं। उसी तरह जैसे वह कीचड़ उस गाड़ी के पहिए पर लगा था, ठीक उसी प्रकार अब हमारी इंटेस्टाइन जो खाने से न्यूट्रिएंट्स खींचने के लिए बनी है, तो जब हमारे इंटेस्टाइन खाने से न्यूट्रिएंट्स खींचती है और शरीर के दूसरे अंगों में उन्हें पहुंचाती है, तो उन न्यूट्रिएंट्स के साथ यह बैक्टीरिया जो पहले से ही हमारे इंटेस्टाइन में चिपके हुए थे, यह भी खून के साथ अलग अलग अंगों में पहुंच जाते हैं। जब यह बैक्टीरिया वाला खून हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर पहुंचता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। जैसे जब ये लीवर में पहुंचेगा तो वहां पर पथरी बनने के चांसेस रहेंगे। जब ये दिल के पास पहुंचेगा तो दिल का दौरा पड़ने के चांसेस रहेंगे। और जब ये मस्तिष्क में पहुंचेगा तो यह दिमाग की बीमारी पैदा कर देगा। और इसी प्रकार जहां भी यह पहुंचेगा, जोड़ों में पहुंचेगा तो जोड़ों का दर्द पैदा कर देगा। तो इसलिए समय समय पर हमें अपने पेट की सफाई करते रहना चाहिए ताकि हमारी इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया जमा ना हो पाए। तो दोस्तों आप बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घर की सफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमें अपने कमरे की सफाई करनी है तो हमें कमरे को खाली करना होगा। अगर फर्श साफ करना है तो फर्नीचर को बाहर निकालना पड़ेगा। उसी तरह से हमें भी अपने पेट की सफाई करने के लिए ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पेट को साफ करना होगा, जहां से पूरे शरीर में बैक्टीरिया सप्लाई हो रहे हैं। तो उसका सबसे अच्छा, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है व्रत करना। फास्टिंग करना चालू करिए। फास्टिंग करने से हमारा पेट खाली होगा और जब हमारा पेट खाली होगा तभी हम उसकी सफाई कर पाएंगे। अब फास्टिंग करना कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत कठिन भी होता है। तो जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं वह फास्टिंग करें। हफ्ते में किसी दिन कर लें या महीने में कर लें और फास्टिंग करें तो पानी, जूस या कोई फल इत्यादि खाएं, क्योंकि तभी वो फास्टिंग होगी। और जिन लोगों को यह कठिन लगता है कि वह भूखे नहीं रह सकते, फलों से उनका पेट नहीं भरता है, तो ऐसे लोग हल्का खाना खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी। जब आप इस तरह का कोई व्रत करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पेट तो खाली ही रहेगा। और जब आपकी बॉडी को विटामिन या फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे तो वह आपकी इंटेस्टाइन के पास इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि आगे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, सप्लाई चाहिए, हमें जल्दी से दो। और इंटेस्टाइन के पास तो कुछ है ही नहीं, वह देगा क्या। तो जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन पे पहले से चिपके होते हैं, खून उन्हीं को लेकर उन अंगों के पास पहुंच जाता है और इस तरीके से हमारे पेट की इनर वॉल साफ हो जाती है, उन पर से बैक्टीरिया हट जाता है। लेकिन अब वह बैक्टीरिया हमारे खून में मौजूद है, तो अपने खून में से वह बैक्टीरिया निकालने के लिए आपको पसीने निकालने चाहिए। आप जितने पसीने निकालोगे उतना ही आपका खून डिटॉक्स होता जाएगा। जो हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से पसीना बाहर आता है, तो उस पसीने के साथ जो हमारे खून में अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं वह भी बाहर आ जाते हैं। आप सोचते तो होंगे कि कल से हम अच्छा रूटीन बनाएंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे। फिर से वही रूटीन, फिर से लेट उठना, फिर से ऑफिस में जाना और फिर से आकर उसी तरह से रात में लेट सोना। इसमें गलती इंसान की नहीं होती, इसमें गलती इंसान की नहीं होती, इंसान का रूटीन ही ऐसा हो गया है। वह कभी रात की ड्यूटी करता है तो कभी दिन की ड्यूटी करता है, तो इस तरीके से उसका कोई रूटीन फिक्स हो ही नहीं पाता और वह अंदर ही अंदर अपने मन में निराश होता चला जाता है। तो किस तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे? टाइम तो मिलता ही नहीं तुम्हें, कैसे अपना ख्याल रखोगे? तो दोस्तों इसके लिए विकल्प होते हैं। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो तुम्हें ऐसे तरीके मिल जाएंगे। इसके लिए हमें विदेशी लोगों से सीखना चाहिए। विदेश के लोगों का भी शेड्यूल इसी तरह बिजी रहता है, उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वो एक्सरसाइज करें। उस देश में भी ज़्यादातर लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है कि वो एक्सरसाइज करें, इसलिए वो अपने पास एक साइकिल रखते हैं
कहीं जाना हो, इधर उधर छोटी मोटी जगहों पर जाना हो, ज़्यादा दूर ना जाना हो, वहाँ पर वह अपनी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन छोटी जगहों पर कुछ दूर जाने के लिए वहाँ तो हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी थाई में जो पैल्विक मसल्स होती है उन पर बहुत अच्छा काम होता है, साथ में हमारा पसीना भी निकलता है, तो उससे हमारी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है और इसके साथ ही कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता, प्रदूषण से भी हम बचे रह जाते हैं। अगर साइकिलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर आप डांस कर लो, रनिंग कर लो, जिस तरीके से भी बस अपने शरीर से पसीना निकालो ताकि आपके स्किन के जो पोर्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं। जो सब्जियां या फ्रूट हैं उनको जल्दी पकाने के लिए या फिर उन पर कोई रोग ना लग जाए, इसलिए उन पर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। और जब हम उन फल और सब्जियों को खाते हैं तो वो पेस्टिसाइड हमारे अंदर हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, तो उन पेस्टिसाइड की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिनसे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और सबसे बड़ी बीमारी जो उससे पैदा होती है वो है कॉन्स्टिपेशन की। कुछ लोगों को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, वह जब भी सुबह बाथरूम में जाते हैं तो उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता। इसकी वजह से वह पूरे दिन परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती। तो उन लोगों के लिए त्रिफला चूर्ण सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। त्रिफला के नाम से ही पता चलता है कि ये 3 फलों से मिलकर बना होता है। आंवला और हरड़ त्रिफला चूर्ण के मेन कंपोनेंट होते हैं। आंवला में विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, और वहीं पर हरड़ एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। जिस दिन आप सुबह सुबह नींबू पानी नहीं पीने वाले हैं उस दिन आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। एक छोटी चम्मच अच्छे से गुनगुने पानी में मिलाकर पी जाओ, उसके बाद देखना क्या कमाल होता है। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, सुबह पेट इतने अच्छे से खाली होगा कि पूरा दिन हल्का हल्का महसूस करोगे, और इसे भी रोज लेने की ज़रूरत नहीं है। एक हफ्ता आप नींबू पानी पी लें, फिर दूसरे हफ्ते आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर लें। इस तरह अल्टरनेट तरीके से इनका इस्तेमाल करें। कहीं पता चले कि आप नींबू पानी भी पी रहे हैं और साथ में त्रिफला चूर्ण का भी सेवन कर रहे हैं, ऐसा मत करना। दोस्तों, अगर आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं तो त्रिफला चूर्ण को नहीं लेना है, या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी लेना है। एक और बहुत अच्छा तरीका होता है बॉडी को डिटॉक्स करने का, और वह है कि खाने से पहले खूब अच्छे से पेट भर के फ्रूट्स या सलाद खा लो। उससे क्या होता है कि फलों में और सलाद में फाइबर होते हैं बहुत अच्छी मात्रा में। जब वो फाइबर हमारी बॉडी में पहुंचते हैं तो वह लुब्रिकेशन पैदा करते हैं, जिस लुब्रिकेशन की वजह से जो हम खाना खाते हैं वह कहीं पर अटकता नहीं है, वह आसानी से नीचे चला जाता है। और खाना कभी भी पूरा पेट भरकर मत खाना, खाना हमेशा 80% के लगभग ही खाना चाहिए, 20% जगह पेट में खाली रहनी चाहिए। ये सारे तरीके दोस्तों सिर्फ बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देंगे। ये सारे तरीके दोस्तों आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देंगे। इनमें से कुछ तरीके थोड़े आसान हैं तो कुछ तरीके थोड़ा कठिन हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन यह सारे तरीके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हैं। माइंड को डिटॉक्स करने के लिए कुछ अलग तरीके होते हैं। अगर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप यह जान लीजिए कि जितना ज़रूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी माइंड को डिटॉक्स करना होता है। क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, बहुत सारी डर है, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, पता नहीं किस किस तरह के इमोशंस हमारे दिमाग के अंदर भरे पड़े हैं जो कभी खाली ही नहीं होते, वहीं पर अटके रह जाते हैं और हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं, नई नई बीमारियां पैदा करते रहते हैं। उससे बहुत सारी मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, हमेशा दुखी रहना, खोए खोए रहना, समाज से कट के रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं, कॉन्फिडेंस कम हो जाना, अपने एक्सप्रेशन दूसरों के सामने एक्सप्रेस ना कर पाना। तो दोस्तों, अगर आप माइंड को डिटॉक्स करने का तरीका जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, और इस तरीके को अपनाकर आप अपने शरीर को अंदर से साफ करें ताकि सभी बीमारियों से बचे रहें।
तो ये थी आज की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।